हेलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल एसी सर्किट यानी शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, और साथ में इन पर आधारित प्रश्नों को भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट और आज इसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी पहला और दूसरा दो खत्म हो चुका। पहले में हमने अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन देखा और दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होती है। और आज पढ़ना है हम लोगों को सिंपल एसी या अल्टरनेटिंग कह सकते हैं करंट का परिपथ। सिंपल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ मतलब ऐसे परिपथ पढ़ने हैं जिसमें केवल एक एक प्रकार के डिवाइस ऐड हों, जैसे रजिस्टर ऐड हो, कैपेसिटर ऐड हो और इंडक्टर। मतलब पूरे सर्किट में या तो रजिस्टर ही हो या तो पूरे सर्किट में इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। इनसे संबंधित आज हम लोग बातों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, या कह सकते हैं सर्किट विद आर ओनली, यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल आर हो या रजिस्टर। तो आइए देखते हैं कि मान लो हमने एक परिपथ लिया और इस परिपथ में केवल एक रजिस्टर लिया और इसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं इसको, जहां पे इसका ईएमएफ लिखते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी। मतलब इस अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है वो है V = V0 साइन ओमेगा टी। अब अगर हमें ये निकालना हो कि इस परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है या इस रजिस्टर के अंदर बहने वाला जो करंट है वो कितना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे I = V/R। V कहने का मतलब इसका वोल्टेज वो कितना है उसको ले लेते हैं VR, और इस पे कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है यही जो नीचे दिया गया है, ये कितना V0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा T/R, ये हुआ। और यहाँ से लिख सकते हैं I = V0/R। कहने का मतलब है कि इसके अंदर का करंट और उस करंट का पीक वैल्यू, चूँकि I = क्या होता है V/R। तो जब ये पीक वैल्यू लिखेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, I0 मैक्सिमम वैल्यू। तो V0/R की जगह पर लिखा जाएगा I0 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसकी वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी। रजिस्टर को जो वोल्टेज दिया गया उसकी वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन से कुछ निष्कर्ष निकलता है जिसे हम लोगों को पढ़ना रहता है। वो क्या है, देखो दोनों में यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी साइन लगा हुआ है, यहाँ भी साइन लगा हुआ है। ये किस बात की तरफ इशारा करता है, ये बताता है कि इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी आगे बढ़ रही होगी। यानी दोनों में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कलांतर नहीं है। जब ये मैक्सिमम होगा वोल्टेज तो इसके अंदर का करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम होगा वो भी मिनिमम हो जाएगा। यानी दोनों में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों लोगों को दिखाया जाता है दो प्रकार के ग्राफ पर। एक ग्राफ को कहते हैं वेव डायग्राम
यानी तरंग के रूप में जो चित्र बनता है वो कैसे बनेगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसका वेव डायग्राम देखते हैं कि कैसे होगा दोनों लोगों का। तो बनाते हैं यहाँ पे वोल्टेज का। तो वोल्टेज का आप जानते हो साइन फंक्शन का ऐसे ही बनता है। उसके बाद हमें किसका बनाना है, करंट का बनाना है। तो अब करंट में भी सेम कालांतर, जहाँ पे ये मिनिमम वहीं पे करंट भी मिनिमम। ये V का है, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ है। करंट का कैसे बनेगा, करंट का ये और छोटा बनेगा। ये हो गया I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ थोड़ा सा छोटा क्यों है, क्योंकि जो आई नॉट है ये वी नॉट में आर से भाग करने पर आया है। मतलब आई नॉट की वैल्यू लेस देन होगी वी नॉट से, क्योंकि जो आई नॉट है ये खुद वी नॉट में आर से डिवाइड करने पर आया है। तो इसका मतलब ये वैल्यू वी नॉट से छोटी है, यानी इसकी जो मैक्सिमम या पीक वैल्यू है वहाँ से इसकी पीक वैल्यू का मान थोड़ा कम आएगा ग्राफ पे। इसलिए करंट वाला जो ग्राफ बनाएंगे ये थोड़ा सा छोटा बनेगा और वोल्टेज वाला ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। लेकिन जिस समय ये अपने मैक्सिमम पर करंट होगा उसी समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। जिस समय करंट मिनिमम होगा, यहाँ पे कहें, यहाँ पे मतलब जब ये करंट यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ पे, ये जीरो, दोनों जीरो हो गया। फिर से करंट जहाँ मैक्सिमम, उसी सेम टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। तो दोनों साथा नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, यानी जो कलांतर होगा फेज डिफरेंस बराबर जीरो जब शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ होगा, यानी केवल रजिस्टर लगा होगा। तो एक और होता है जिसको कहते हैं फेजर डायग्राम। उसे कैसे बनाते हैं देखो, उसको एक एरो के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको x कहें, इसको y कहें। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल आगे है। तो अब बारी आते ओमेगा टी को कैसे बनाएंगे। तो ओमेगा टी को बनाने के लिए या जो भी एंगल हमें ग्राफ पे बनाना होता तो वो बनाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, जब भी हम लोग कोई एंगल बनाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, क्लॉकवाइज नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ओमेगा टी एंगल आगे है, तो यहाँ से ओमेगा टी एंगल आगे ले लेते हैं मान लो, और कोई पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक एरो से इसको प्रदर्शित करते हैं। आप इसे वेक्टर मत समझ लेना, बस ये मतलब वेक्टर के रूप में एक एरो बना दिए हैं, लेकिन ये खुद वेक्टर नहीं है। यानी ये हुआ वी नॉट और ये एंगल हुआ ओमेगा टी। मतलब ओमेगा टी एंगल चलने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे वी नॉट वैल्यू आई। अब ये ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है किसी भी समय के लिए, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड और ओमेगा दिया जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है इस वी नॉट का। अब बारी आती है आई नॉट कहाँ होगा। तो आई नॉट की वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे भी देखो फेज कितना ओमेगा टी, मतलब वो भी यहाँ से ओमेगा टी ही आगे होगा। लेकिन आई नॉट लेस देन वी नॉट होता है, तो ये तीर पे ऐसे होगा, मतलब ये होगा आई नॉट। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। और ये है वेव डायग्राम। तो यही है सिंपल एसी सर्किट में प्योर रजिस्टिव सर्किट या एसी सर्किट विद आर ओनली भी इसको कहते हैं। तो आप इन सबको बनाइए और शायद आपको समझ भी आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप ज़रूर बताएंगे। सिंपल एसी सर्किट में अगला लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, मतलब जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो। तो एक सर्किट बनाते हैं, यह है इंडक्टर का संकेत L, और इसको एक एसी सोर्स से जोड़ते हैं
अब मान लेते हैं कि जो वोल्टेज दिया गया ये हुआ वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस पे जो वोल्टेज अप्लाई हुआ वो है वी एल। तो अब अगर मान लो इसमें हम लोग किरचॉफ का लूप का नियम लगाएं तो लूप का नियम क्या होता है, देखो फिगर बनाते हैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं जो ईएमएफ बना वो है वीएल और यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा। किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है वो क्या है, जिसको हम लोग बंद पास का भी सिद्धांत कहते हैं, क्लोज लूप का रूल भी कहते हैं। वो क्या है कि किसी भी क्लोज लूप का टोटल वोल्टेज जीरो होता। तो मान लो किसी समय ये एसी सोर्स का ये वाला टर्मिनल प्लस ये वाला टर्मिनल माइनस हो, तो इंडक्टर की खासियत क्या होती है, जैसे उसमें करंट जाता उसमें एक अपोजिट साइड में ईएमएफ बन जाता, आप इसे जानते हो। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का लूप तो क्या होगा, सबसे पहले कोई एक पथ सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि करंट इस डायरेक्शन में, मतलब आप इस पथ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा माइनस से प्लस इस रूट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जाना पड़ेगा प्लस से माइनस। तो जब टर्मिनल पे माइनस से प्लस जाते हैं तो उसका वोल्टेज प्लस लिखते हैं, तो इसका वोल्टेज प्लस लिख दिए। यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसका वोल्टेज माइनस लिखना पड़ेगा और ये बराबर हो जाएगा जीरो। अगर मान लो हमने इसको ऐसा बना दिया, ये हम मान लेते हैं कि किसी समय ये वाला टर्मिनल प्लस हो तो तुरंत ये वाला भी क्या हो जाएगा प्लस में। मान लो हमने ये वाला रास्ता चुना तो इस हिसाब से हम प्लस से माइनस आ रहे हैं तो इसका वोल्टेज होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसका वोल्टेज होगा प्लस, और अभी भी ये जीरो। तो कैसे भी करके हम पथ सिलेक्ट करेंगे दोनों आपस में बराबर आएंगे। देखो VL दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, यहाँ पे V दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी प्लस हो गया। मतलब मिला जुला के क्या हुआ कि ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज बराबर जीरो, यानी V माइनस VL बराबर क्या होना है जीरो। V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, इसके अंदर कितना ईएमएफ बनेगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर, और ये हुआ जीरो। ये दूसरी तरफ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल एल डी आई बाई डी टी। मिटा देते हैं इसको। तो अगर यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसका इस यहाँ गुणा हो जाएगा उसका भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल। इसको थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे तो हो जाएगा डी आई इक्वल वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ से अगर हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो हमें करंट मिल जाएगा। तो इधर समाकलन हुआ डी आई, इस तरफ समाकलन होगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसका समाकलन हो जाएगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई एल बाहर, साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो आएगा ओमेगा। ये हो जाएगा आई इक्वल ओमेगा को इसके साथ मिला दो तो ओमेगा ये सॉरी वी नॉट बाई ओमेगा एल, अंदर हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, या आई की वैल्यू होगी वी नॉट बाई ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस ओमेगा टी बराबर कास हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कास। मतलब यही चीज़। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज का इक्वेशन साइन में था, इसको भी साइन में लाने के लिए किया जा रहा है। आई इक्वल वी नॉट बाई ओमेगा एल
और माइनस को अंदर कर देंगे तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ओमेगा टी हमेशा प्लस में होता है, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी इसका चिन्ह माइनस नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और हम लोग देख रहे हैं इसको कि ये v बाई आर टाइप दिख रहा है, तो इसको रिप्लेस करके जो लिखा जाता है वो होता है वी नॉट बाई ओमेगा एल की जगह पे एक्सएल। अभी बताएंगे कि क्या है ये हुआ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और v बाई आर माने करंट होता है, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी खैर इतना उतारो, फिर हम आगे आपको समझाते हैं कि वहाँ पे एक्सेल क्या है, आई नॉट कैसे आया। अब देखो आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आया था, उसका अर्थ क्या था। यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज था V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है इंडक्टर जिसका स्वप्रेरकत्व L, इस पे बनने वाला EMF VL, और इसमें बहने वाला करंट जो अभी निकाले उस I की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये आया। जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई एक्सएल। हम लोगों ने वी नॉट बाई एक्सएल की जगह पर ही आई नॉट लिखा था। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक्सएल क्या है। एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। मतलब एक प्रकार का ये प्रतिरोध है जहाँ पे एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल के बराबर है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एल है सेल्फ इंडक्टेंस। इन दोनों का गुणा करने से एक्सएल आता है। इसकी जो यूनिट है वो है ओम, मतलब एक्सएल का मात्रक ओम है। एक्सएल ओमेगा एल की जगह पर लिखा गया है। एक्सएल को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ इंडक्टर के अंदर जो बहने वाला करंट है उसका इक्वेशन क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका जो बनेगा वेव डायग्राम वो कैसा बनेगा, देखो ये एक्स और वाई हुआ, एक पे टाइम है और एक पे करंट वोल्टेज, जो भी आप समझ सको। इस पे करंट वोल्टेज दोनों, उस पे टाइम है। तो सबसे पहले वोल्टेज का बनाते हैं। तो वोल्टेज ये यूं चलेगा, मान लो ऐसे गया। करंट क्या है, 90 अंश से पीछे है। मतलब क्या हुआ, जब ये 0 होगा तो वो 90 अंश से नीचे होगा। ये यहाँ मान लेते हैं, ये इसका छोटा सा, क्योंकि करंट की वैल्यू वोल्टेज से हरदम छोटी ही होती है। तो ये इसका पीक वैल्यू और ये इसका पीक, इधर ये मान लेते हैं। ये है आई नॉट माइनस में, ये है आई नॉट प्लस में, यहाँ पे वी नॉट प्लस, और ये हो गया नीचे थोड़ा सा, ये वी नॉट माइनस में। तो यहाँ पे पहले 0 है, ये हुआ। ये हमेशा देखो 90 अंश से नीचे चल रहा है करंट, मतलब जब वो वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पर होगा तो ये कहाँ हो जाएगा, 0 पर। बस यही बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल 90 अंश की गैपिंग चल रही है। जब ये 0 तो 90 नीचे, जब वो 90 मतलब अपने मैक्सिमम पर हुआ तो ये तुरंत 0 हो गया। अगला, जब वो 0 हुआ तो अब ये अपने पीक वैल्यू पर पहुंचा, और पीक वैल्यू है उसकी ये वाली। फिर जब ये नीचे आके पीक वैल्यू पर हुआ तो ये पहुंच गया अपने 0 पर। उसके बाद ये आप बना सकते हो, इस हिसाब से ये कार्यक्रम चलेगा इन लोगों का, ऐसे करके।
ये है करंट का जो है वेव डायग्राम। आपको इसमें बस मेन चीज क्या याद रखना है, जो वोल्टेज है और जो करंट है, करंट 90 अंश नीचे है। 90 अंश नीचे कहने का मतलब है कि जब वो वोल्टेज 90 अंश पर होगा तो करंट उसमें 90 घटाने पर आएगा, यानी करंट 0 पर होगा। शायद आपको ये वाला जो वेव डायग्राम है आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको पॉइंट के हिसाब से भी समझ सकते हो। देखो ये 1 2 3, इसका 1 कहाँ है, 1 2 3। देखो 90 अंश की गैपिंग कैसे चल रही है, ये 0 पे तो ये उससे नीचे है, ये 2 नंबर उसका वहाँ है जब वो 90 की वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका 2 यहाँ है 0 पर, उसका 3 यहाँ हो गया तब जाके अपने शिखर पर पहुँचा। ये इसका 4 नंबर यहाँ है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे जाके गिरा। तो देखो ये मतलब हमेशा 90-90, जब अब देखो ये शिखर मान पे है तो ये 90 अंश नीचे, तो इस प्रकार का इसमें गैपिंग होते हुए चलता है। तो ये है इसका वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, इसका फेज डायग्राम या फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। वोल्टेज ओमेगा टी एंगल ऊपर है तो इसको यहाँ बना लेते हैं, और इस पे है वी नॉट। करंट कहाँ है, 90 अंश नीचे, मतलब यहाँ पे आप पहुँच गए तो अब यहाँ से आपको 90 अंश नीचे उतरना, ऐसे माइनस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, प्लस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आना है। और इसका एरो करंट वाले का वोल्टेज से छोटा रहेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू वोल्टेज से छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे भी देखो हमने ऐसे ही किया, आई नॉट के लिए इतना बड़ा लिया है और वी नॉट के लिए इतना बड़ा, नीचे आई नॉट छोटा और वी नॉट बड़ा, यहाँ पे हुआ आई नॉट। तो ये हुआ उसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको क्या दिखाना है कि जो करंट है उससे 90 अंश नीचे है। आप इसको सुविधा के लिए ऐसे भी बना सकते हो कि वी नॉट यहाँ तो आई नॉट यहाँ, हमेशा वोल्टेज के पीक वैल्यू से 90 अंश नीचे। या आप ऐसे में दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे में भी दिखा सकते हो, तो आप इसे भी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हो। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस पे क्या होगा, मान लो किसी समय ये टर्मिनल प्लस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पे मतलब एक बार इस साइड से करंट तो एक बार इस साइड से करंट, ये तो घूमता रहेगा। तो बारी आती है कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुँचेगा। तो यहाँ पे भी आप किरचॉफ के अकॉर्डिंग सोच सकते हो। कैसे सोचेंगे, ये हुआ अल्टरनेटिंग सोर्स, मान लो किसी समय ये टर्मिनल प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा उसको कहेंगे VC। तो यहाँ पे लगाया गया वोल्टेज V है और वहाँ का वोल्टेज है VC, टोटल वैल्यू होगी 0। तो अप्लाई वोल्टेज V इक्वल हो जाएगा VC। सिंपल कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे लगाया गया वोल्टेज जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर लगा मतलब आरोपित वोल्टेज वही होगा जो यहाँ पे दिया गया वोल्टेज है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC इक्वल हो जाएगा V या VC इक्वल V नॉट
साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होता है उसका सूत्र होता है क्यू बाई सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। हो गया, ये मिटाते हैं इसे। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। तो अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग सोर्स है तो यहाँ पे समय के हिसाब से चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहेगी घटती रहेगी। तो किसी तात्क्षणिक समय या तात्कालिक समय पे आवेश का मान निकालना है, और चूंकि उसी आवेश के कारण धारा बहेगी तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो उसको लिख देते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करेंगे तो हो जाएगा ये डी क्यू बाई डी टी। समय के सापेक्ष कर रहे हैं, चूंकि डी क्यू बाई डी टी ही इंस्टेंटेनियस करंट होता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी। डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, करंट, वी नॉट और सी कांस्टेंट, ये बाहर, अगला हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। यहाँ से ये हुआ आई इक्वल वी नॉट सी, साइन का अवकलन होगा कास ओमेगा टी, और हमें ओमेगा टी का फिर से करना पड़ेगा, ये तो बेसिक कैलकुलेशन मालूम होगा आपको। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल ओमेगा आएगा, यानी आई इक्वल हो गया वी नॉट ओमेगा सी, ओमेगा यहाँ पहुँच गया ओमेगा सी इंटू कास ओमेगा टी, ये आया। इसी को थोड़ा संशोधित करके ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आई इक्वल हो गया ये वी नॉट, ओमेगा सी को लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी, मतलब ये नीचे से चीज ऊपर पहुंच जाएगा तो यही लिखा हुआ है इनटू, अब कास है उसको साइन में लिखना है तो साइन में दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो अभी उसको नहीं लिख रहे हैं, एक तो हो गया 90 माइनस ओमेगा टी और एक हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा का मान भी कास होता है और साइन 90 प्लस का मान भी कास होता है। तो कौन वाला लिखना है, ये नहीं लिखना है क्योंकि इसमें ओमेगा माइनस है, हमें ओमेगा प्लस ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट बाई 1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको भी v बाई आर टाइप रख के सजाने के लिए लिखेंगे वी नॉट बाई, यहाँ लिखा जाता है एक्स सी, ये हुआ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये हुआ v बाई आर का मतलब आई, तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ, इंडक्टर के अंदर जो करंट की पीक वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, वी नॉट बाई एक्स सी करके। एक्स सी क्या है, 1 बाई ओमेगा सी है। तो अभी इतना लिखो, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। तो हमने सीखा कि अगर वोल्टेज है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो कैपेसिटर को जाने वाली जो करंट है वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहाँ आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपान एक्स सी और एक्स सी की वैल्यू है 1 अपान ओमेगा सी, और एक्स सी को कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका मात्रक भी ओम होगा, इसको हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात। अब यहाँ से भी आपको दो निष्कर्ष निकालने हैं, एक फेजर डायग्राम के लिए और एक वेव डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे वेव डायग्राम बनाते हैं।
इस पे टाइम, इस पे आई और वी। तो सबसे पहले वोल्टेज को प्लॉट करो ऐसे करके, उसके बाद बनाना है करंट। तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू से करंट की पीक वैल्यू हमेशा छोटी रखनी है। ये प्लस टर्मिनल या प्लस साइज में, नीचे आई नाट का माइनस वैल्यू, वी नाट का माइनस। हमेशा याद रखना आई नाट छोटा होगा वी नाट से। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो करंट 90 अंश आगे चल रहा है यहाँ पे। तो जब ये 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। आप नंबरिंग करके भी देख सकते हो, ये हुआ 1 तो ये हुआ 1, ये यहाँ पे आया 2, 90 अंश आगे गया तो ये 90 अंश आगे आके यहाँ पे पहुँचेगा। 90 अंश मतलब 1/4 घूमना है, तो वो यहाँ हुआ नंबर 2। फिर ये 90 अंश घूम के नीचे जा रहा है, तो ये भी 90 अंश घूम के आपकी बात ऐसे में यहाँ पे, ये नंबर 3 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट कह सकते, मतलब ये आया अपने पीक वैल्यू पर। फिर यहाँ पे ये 90 घूम के अपने पीक वैल्यू पे आया, तो ये 90 घूम के 0 पे पहुँच गया, ये नंबर 4 पॉइंट, तो इसका चौथा पॉइंट। फिर यहाँ से 90 अंश के रोटेशन से 0, तो ये 90 अंश के रोटेशन से अपने पीक वैल्यू पर। देखो इसका भी एक चक्कर कंप्लीट, इसका भी एक चक्कर कंप्लीट। तो इसका क्या मतलब है, ये हमेशा 90 अंश ऊपर ही है। देखो ये इसका दूसरा पॉइंट है और ये इसका दूसरा पॉइंट। जब वो मैक्सिमम पर जा रहा तो ये मैक्सिमम होके नीचे उतर रहा, मतलब ये 90 अंश हमेशा आगे चल रहा है। तो ये है करंट का इक्वेशन और ये है वोल्टेज का इक्वेशन। V इक्वल वी नाट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन है I इक्वल आई नाट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसे कहते हैं वेव डायग्राम, मतलब तरंग के रूप में इनका प्रदर्शन कैसे होगा, या साइन वेव भी इसको कहते हैं। तो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस है और करंट 90 अंश आगे है, वोल्टेज 90 अंश पीछे है। अब बारी आती है इनका फेजर डायग्राम कैसे होगा, तो यही छोटा मोटा बना के बता देते हैं आपको। एक्स वाई एक्सिस, ओमेगा टी एंगल आगे है, वोल्टेज का पीक वैल्यू, और उससे 90 अंश आगे है करंट, मतलब यहाँ से 90 अंश प्लस करके करंट है। लेकिन करंट का एरो हमेशा छोटा बनाना, यानी अगर इसका पीक वैल्यू यहाँ पे है तो इसकी पीक वैल्यू ये होगी। ये हुआ ओमेगा टी और यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 90 करके आपको मिलेगा आई नाट। अब इसका कंपोनेंट भी बनाओगे तो देखो वी नाट का इस साइड कंपोनेंट आएगा वी नाट साइन ओमेगा टी, और इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। इसको सुविधा के लिए ऐसे भी बनाते हैं, यहाँ पे वी नाट, यहाँ पे आई नाट, 90 अंश आगे हमेशा, मतलब जो भी वोल्टेज का इक्वेशन होगा उसमें 90 अंश जोड़ेंगे तो करंट के इक्वेशन पे जाएंगे। इंडक्टर में क्या था, करंट 90 अंश पीछे था, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो करंट है ये लीड करता है, इंडक्टर में लैग करता है। तो आप इसे भी बनाइए, उसके बाद हम तीनों को समराइज करते हैं इकट्ठा। अभी तीनों को इकट्ठा बना देते हैं, ज़रूरत होगी तो आप बना लीजिएगा। ये है, यही लिख देते हैं ऊपर ही, प्योर रेजिस्टिव, मतलब जिसमें केवल R है। प्योर इंडक्टिव, यानी जिसमें केवल इंडक्टर है, और यह है प्योर कैपेसिटिव, जिसमें केवल कैपेसिटर है, ये वाला। इसमें वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल वी नाट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें अब वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें वोल्टेज का इक्वेशन मिला V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें आई नॉट की वैल्यू है V नॉट बाई आर, इसमें आई नॉट की वैल्यू है V नॉट बाई एक्सएल, इसमें आई नॉट की वैल्यू है V नॉट बाई एक्ससी। यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, ये सबसे मेन मुद्दा है, और यहाँ पे एक्ससी की वैल्यू है 1 ओमेगा सी। एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये सॉरी ये एक्ससी है, और एक्ससी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों का मात्रक है ओम। इसमें फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0। इसमें फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, इसमें फेज डिफरेंस पाई बाई 2। इसमें करंट लैग करता है और इसमें करंट लीड करता है। इसमें 90 अंश पीछे करंट होता है और इसमें 90 अंश करंट आगे होता है, यानी यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस चलता है और यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस चलता है। इसका जो फेजर डायग्राम होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे V नॉट और यहाँ पे आई नॉट ओमेगा टी। क्योंकि फेजर डायग्राम का काम बहुत पड़ेगा इसलिए इसको बना देते हैं, यहाँ छोटा मोटा इसको भी बना देते हैं। ये एक्स वाई है, यहाँ पे ओमेगा टी एंगल आगे वोल्टेज है तो उससे 90 अंश नीचे होगा करंट। सुविधा के लिए इसको ऐसा भी बना सकते हैं, V नॉट यहाँ पे और आई नॉट यहाँ पे, 90 अंश नीचे है। इसका इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे V नॉट ओमेगा टी एंगल आगे और उससे भी 90 अंश आगे है आई नॉट। सुविधा के लिए इसे ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे V नॉट यहाँ पे आई नॉट, ये पाई बाई 2 डिग्री आगे। तो ये है तीनों का समरी रूप। आप इसे उतारिए, फिर इन पे आधारित हम सवालों को लगा के आपको बताएंगे कि कैसे लगाना है। और ये एक R है, इसका मान दिया हुआ 5 ओम। निकालना है ओमेगा की वैल्यू, V नॉट की वैल्यू, और उसके बाद करंट का इक्वेशन। इतना चीज निकालना है। तो सबसे पहले कंपेयर करो, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट की जगह पर क्या लिखा हुआ है 100, एक का उत्तर हो गया। उसके बाद निकालना है ओमेगा, तो जब आप इक्वेशन की तुलना करोगे ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पर क्या पाओगे 200। और करंट का इक्वेशन क्या होता है रजिस्टर में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की जगह क्या लिखा जाता है V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। V नॉट की वैल्यू 100, आर की वैल्यू 5, साइन ओमेगा की वैल्यू 200, टी ये हो जाएगा 20 साइन 200 टी। ये हो गया रजिस्टर के अंदर बहने वाला करंट। लगाइए। चलो अगला सवाल,
एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर में प्रवाहित करंट की वैल्यू है 100 साइन 200t। इसके L की वैल्यू है 2 हेनरी और इसमें निकालना है ओमेगा का मान, एक्सएल का मान और उसके बाद इंडक्टर पर अप्लाई वोल्टेज का मतलब पीक वैल्यू निकालना है और इसमें समय के फलन में वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है। इतना काम करके देना। तो कैसे कैसे आप लगाओगे? सिंपल, ओमेगा कंपेयर करो तो ओमेगा की जगह पर कितना लिखा है 200, आई इक्वल इतना ओमेगा टी जो भी हो, तो ओमेगा की जगह पर क्या लिखा हुआ है 200। ये हो गया ओमेगा का मान। मात्रक भी लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्या चाहिए एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल। 200 इंटू एल की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 400 ओम। और फिर निकालना है वी नॉट एल, इंडक्टर के अंदर का पीक वोल्टेज। तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, वी बराबर आई आर। तो इंडक्टर के अंदर का पीक करंट आई नॉट और रिएक्टेंस एक्सएल। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 100, एक्सएल की वैल्यू 400 बराबर कितना हो गया ये 40,000 वोल्ट। अब बारी आती है इक्वेशन लिखें, कितना होगा ये V बराबर वी नॉट साइन। तो यहाँ पे एक काम आपको करना है, इंडक्टर में करंट 90 अंश पीछे होता है, मतलब ये 90 अंश कम है इससे, तो वोल्टेज इसका 90 अंश प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 200t प्लस पाई बाई 2। करंट 90 अंश नीचे तो वोल्टेज 90 अंश ऊपर कह सकते हैं। वी नॉट की वैल्यू आई 40,000 साइन 200t प्लस पाई बाई 2। ये रहा इसका उत्तर। लगाइए। अब एक अंत में कैपेसिटर से संबंधित सवाल लगा देते हैं। कैपेसिटर की जो वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज का इक्वेशन है 500 साइन 200t प्लस पाई बाई 3। ये है, निकालना है एक्स सी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, वी नॉट सी की वैल्यू और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज करंट का इक्वेशन चाहिए। वोल्टेज पूछा जाएगा तो यही वोल्टेज वहाँ भी होगा, करंट का इक्वेशन निकालना। चलो लाइन से निकालते हैं। तो एक्स से निकालने के लिए हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है कंपेयर करो। ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की जगह पर क्या लिखा हुआ 200, मात्रक भी लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। एक्स सी की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी। 1 ओमेगा की वैल्यू 200, सी की वैल्यू 2, माइक्रो का मतलब 10 पे ऋण 6, ऊपर हो जाएगा तो 10 पे 6 जीरो आगे, एक के आगे 6 जीरो बटे नीचे 4, 2 0, 1 2 खत्म, 4 0 बटे इतना 25 चौको 100, यानी होगा 2500 ओम। एक्स सी भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। अब बचता है यहाँ पे वी नॉट
तो हो जाएगा ये वी नॉट सी। कैपेसिटर पर लगने वाला पीक वोल्टेज कौन होगा, यही होगा जो यहाँ पे, जो कि ये कैपेसिटर पर ही तो पीक वोल्टेज लगा हुआ है। तो ये वी नॉट सी की वैल्यू हो गई 500 वोल्ट। उसके बाद निकालना है ये वाला करंट का इक्वेशन। तो करंट का इक्वेशन कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, इसमें करंट वोल्टेज से 90 ऊपर होता है, तो ये पूरा लिखा हुआ वोल्टेज का इक्वेशन इसमें 90 अंश जोड़ा जाएगा। आई नॉट माने होता है वी नॉट बाई एक्स सी। तो ये हो गया साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 टी प्लस, इसको हल कर दो, 2 एकड़ में 2, 3 एकड़ में 3, 3 2 5 पाई बटे 6। वी नॉट की वैल्यू 500, एक्स सी की वैल्यू 2500, साइन 200 टी प्लस 5 पाई बाई 6, एक एक कुल खत्म आएगा 1/5 यानी 0.2 साइन 200 टी प्लस 5 पाई बाई 6। ये है कैपेसिटर के अंदर करंट का इक्वेशन। तो इतना सारा चीज़ इसमें निकालना था। अगर आपको कंपेयर करने आता है, सवाल कंपेयर करके लगाने आता है, तो ऐसे सवालों में कोई भी दम नहीं होता है। फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न रहेगा जो नहीं लगेगा तो आप ज़रूर बताएंगे। अब अंत में जाते जाते हम आपको कुछ सवाल दे के जाते हैं, आप उन्हें ज़रूर लगाइएगा। ये 2 सवाल है, लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक सवाल में इंडक्टर है और उसमें ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया गया है। आपको निकालना एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसमें करंट का इक्वेशन निकालना है। दूसरे वाले सवाल में आपको निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर ओमेगा निकालना है, आई नॉट सी मतलब कैपेसिटर के अंदर प्रवाहित करंट का पीक वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है। ये 2 सवाल हैं, लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर लग जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं लगेगा तो आप हमें वो भी बता दीजिएगा, हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे।